हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो आप करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान बाय कर सकते हैं। ये इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की रहती है और आप जितना भी हमारा करंट अफेयर्स पीडीएफ मटेरियल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। चाहे तो आप ऐप से पढ़ सकते हैं और चाहे तो आप लैपटॉप से या फिर अपने सिस्टम से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। तो आपको बता दें, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, रेलवे हो या स्टेट पीसीएस हो। यदि आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारी इस कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। बाय 2030 हाउ मच ग्रीन हाइड्रोजन डज इंडिया सीक टू प्रोड्यूस? 2030 तक भारत कितना हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना चाहता है? ऑप्शंस हैं 1 मिलियन मैट्रिक टन्स, 5 मिलियन मैट्रिक टन्स, 125 मिलियन मैट्रिक टन्स या फिर 500 मिलियन मैट्रिक टन्स। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, इसी नाम से हमारा चैनल है करंट अफेयर्स फंडा। यहाँ भी हम आपके लिए डेली क्विज डालते रहते हैं। Union Minister Dr. Jitendra Singh launched 1 week 1 lab campaign of which organization? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संगठन के 1 वीक 1 लैब अभियान का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा CSIR। आपको जानना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSI का एक कैंपेन है 1 वीक 1 लैब, इसे इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। आपको बता दें, ये कैंपेन भारत का टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में जो भारत की तरक्की रही है उसको हाईलाइट करता है। यहाँ पर आपको CSIR के बारे में कुछ जानकारी जाननी चाहिए जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आपको बता दें, इसको 1942 में सेटअप किया गया था। तब केवल 5 लेबोरेटरीज़ के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और अब इसकी 37 लेबोरेटरीज़ हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में देखने को मिला है DRDO की टोटल हमारे देश में कितनी लैब्स हैं, इस तरह क्वेश्चन बने हैं। तो इसलिए ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, DRDO हो गया और CSIR हो गया, तो इसकी लैब्स भी आपको मालूम होनी चाहिए, 37 लैब्स। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। CSIR के एक्स ऑफिशियो मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा वो इसका स्वतः ही प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो फिलहाल नरेंद्र मोदी हैं तो वे इसके प्रेसिडेंट हैं। आपको बता दें, डॉक्टर N कलाईसेल्वी ये डायरेक्टर जनरल हैं CSIR के, साथ ही सेक्रेटरी हैं DSIR मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। In which region has India deployed a large platoon of women peacekeepers in the UN mission? भारत ने किस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की एक बड़ी पलटन तैनात की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, अबई। आपको जानना चाहिए, भारत ने ऑल विमेन प्लेटून को तैनात किया है अबई में। अबई कहाँ पर है? ये साउथ सूडान और सूडान के बॉर्डर के बीच में है। आपको बता दें, 2007 के बाद से ये इंडिया की लार्जेस्ट सिंगल यूनिट फीमेल ब्लू हेलमेट्स हैं। ब्लू हेलमेट्स का मतलब होता है जो पीस कीपर्स होते हैं, UN पीस कीपर्स को बोलते हैं ब्लू हेलमेट्स। ये टर्म भी आप याद रखिएगा। और आपको बता दें, ये जो तैनाती की गई है ये यूनाइटेड नेशंस इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स अबई में जो इंडियन बटालियन है उसका एक पार्ट है। तो इसमें 2 ऑफिसर्स हैं और 25 अदर रैंक्स के इसमें जो हैं वीमेन ऑफिसर्स भी इसमें शामिल हैं। आपको जानना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 2007 में लिबेरिया में भारत ने 125 मेंबर की पुलिस वुमेन कंटिजेंट अपनी डिप्लॉय की थी, ये लार्जेस्ट थी। और इसी साल पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी कंट्री ने ऑल वुमेन कंटिजेंट
यूएन पीस कीपिंग मिशन में तैनात की है। अच्छा, आपको जानना चाहिए, अगर हम 31 अक्टूबर 2022 तक के आंकड़े की बात करें तो यूएन पीस कीपिंग मिशन में भारत सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। 5,887 ट्रूप्स यहाँ पर शामिल हैं और 12 मिशंस में कार्यरत हैं। और सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है? बांग्लादेश। हु इज इंडियाज 79th चेस ग्रैंड मास्टर? भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है एम प्रणेश। तो एम प्रणेश तमिलनाडु से आते हैं। इन्होंने रिल्टन कप जीता है स्टॉकहोम स्वीडन में। इसी के साथ ही इंडिया के 79th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आपको जाना चाहिए ग्रैंड मास्टर बनने के लिए, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है, किसी भी प्लेयर को 3GM नॉर्म्स सिक्योर करने होते हैं, साथ ही 2500 की जो ईलो पॉइंट है, ELO पॉइंट्स हैं, इस रेटिंग को भी क्रॉस करना होता है। हाल ही हमने भी पढ़ा था कि 19 साल के कौस्तव चटर्जी, ये हमारे देश के 78वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में बने हैं। What is the theme for the fourth cohort under the RBI's regulatory sandbox scheme? RBI की रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम के तहत चौथे कोहॉर्ट की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। देखिए क्वेश्चन क्यों लिया गया है, क्योंकि हाल ही में देखिए जो RBI की रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम है, तो इसमें जो फोर्थ कोहॉर्ट है, मैं भी समझाऊंगा क्या मतलब है। फोर्थ कोहॉर्ट जो है, इसका थीम है प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो इसके लिए 6 एंटिटीज़ को परमिट किया गया है कि आप अपना जो फिनटेक प्रोडक्ट्स हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं। अब आप जानना चाहिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है। देखिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत RBI अलग अलग थीम देता है। जैसे ये थीम दिया हुआ है ना, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स, तो इससे संबंधित आपको कुछ फिनटेक प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि जो समस्या है इसका निदान कैसे हो सके, जो ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, इससे संबंधित आप कुछ ऐप, प्लेटफॉर्म कुछ भी बनाइए। तो उसके लिए 6 एंटिटी सेलेक्ट की गई हैं और इसमें RBI करता है। RBI जो है इसमें एक ऐसा इन्वायरमेंट इनको प्रोवाइड कराता है स्टार्टअप्स का, और कुछ रिलैक्सेशंस भी देता है ताकि ये अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सके। तो ये 6 एंटिटी आप देख सकते हैं, बेवान साइबर टेक और क्रेडिवॉच इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स, एनस्टेज सॉफ्टवेयर, HSBC इन कोलैबोरेशन विद विमो, NAPID साइबरसेक एंड ट्रस्टिंग सोशल। तो फर्स्ट कोहॉर्ट जो हुआ था इसका थीम रहा रिटेल पेमेंट्स। इसके लिए एप्लीकेशन RBI नवंबर 2019 में मंगाए थे। जो सेकंड कोहॉर्ट रहा इसका थीम रहा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। इसके लिए जो एप्लीकेशन थे ये दिसंबर 2020 में इनवाइट किए गए थे। और थर्ड कोहॉर्ट रहा था MSME लैंडिंग। इसके लिए जो एप्लीकेशन है अक्टूबर 2021 में इनवाइट किए गए थे। तो अब ये जो थीम देख रहे हैं ना, इनसे संबंधित ही कुछ प्रोडक्ट आपको बनाना था। जैसे हम देखें जो सेकंड कोहॉर्ट है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, इससे संबंधित कुछ ऐप, प्लेटफॉर्म कुछ बनाइए। MSME लैंडिंग है ये थर्ड कोहॉर्ट का, इससे संबंधित कुछ बनाइए। तो ये है इसका पूरा आइडिया। For how many years foreign educational institutions will be allowed to set up campuses in India as per the draft rules of the University Grant Commission? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मसौदा नियमों के अनुसार कितने वर्षों के लिए विदेशी शिक्षण संस्थानों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी 10 years। आपको जानना चाहिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस UGC, इन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भारत में अपने कैंपसेस सेटअप कर पाएँ, इससे संबंधित ड्राफ्ट नॉर्म्स एक मसौदा अनाउंस किया है। और इसमें बताया है कि जो ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर वो भारत में कैंपस स्थापित करते हैं तो अपने हिसाब से फ़ीस डिटरमाइन भी कर सकते हैं। और कौन से इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जो टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग्स में आते हों या फिर रेप्यूटेड फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, वो भारत में अपने कैंपसेस स्थापित कर सकते हैं। और आपको बता दें इसके लिए अब एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं। और UGC एक स्टैंडिंग कमेटी जो है बनाएगा जो कि अपनी रिकमेंडेशंस देगा 45 डेज़ के अंदर। और 45 डेज़ के अंदर ही UGC जो है सैद्धांतिक रूप से अपनी अप्रूवल भी दे देगा उन चुने हुए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को कि आप 2 साल के अंदर अपने कैंपसेस स्थापित कीजिए भारत में। और ये जो अप्रूवल दी जाएगी ये शुरुआत के 10 साल के लिए दी जाएगी, जिसे बाद में एक्सटेंड किया जा सकता है। यही हमारा क्वेश्चन था। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन कौन है? M जगदीश कुमार।
विच फुटबॉल क्लब साइंड अ पार्टनरशिप विद जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड? किस फुटबॉल क्लब ने जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मैनचेस्टर सिटी। तो जानिएगा मैनचेस्टर सिटी ने एक न्यू रीजनल पार्टनरशिप अनाउंस की है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के साथ, और इसी के साथ जो ये जियो है ये मैनचेस्टर सिटी का ऑफिशियल मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क पार्टनर बन गया है इंडिया में। आपको जानना चाहिए जो ये मैनचेस्टर सिटी है इसका एक ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सिटी प्लस। तो ये जियो टीवी प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, जिसके तहत जो मैचेस की हाइलाइट्स हैं और लाइव मैनचेस्टर सिटी वीमेंस टीम के मैचेस हैं वो आप जियो प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे। एज पर RBI रिपोर्ट, कंप्लेंट्स रिसीव्ड अंडर ओम्बुड्समैन स्कीम्स रोज बाय व्हाट %? RBI की रिपोर्ट के अनुसार लोकपाल योजनाओं के तहत प्राप्त शिकायतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 9.39%। देखिए आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ओम्बुड्समैन स्कीम्स इसको रिलीज किया है, और इस रिपोर्ट में जो डेटा है वो किस पीरियड के लिए? अप्रैल 1 2021 से मार्च 31 2022 के बीच का। याद रखिएगा जब भी RBI ओम्बुड्समैन से संबंधित कुछ रिपोर्ट जारी करता है तो वह आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो आगे वाले एग्जाम से संबंधित है, याद रखिएगा जितने भी मैं पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। देखिए आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम RBIOS यानी कि इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम ये नवंबर 12 2021 को लॉन्च की थी। ठीक है, अच्छा इससे पहले और कौन कौन सी स्कीम्स थी? बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006, और फिर आप देख सकते हैं ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018 और ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019। ठीक है, इन सबको इंटीग्रेट करके क्या कर दिया गया था? ये स्कीम लॉन्च की गई थी इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, जो कि 12 नवंबर 2021 को लॉन्च की गई थी, RBIOS। तो इस रिपोर्ट में इन सभी का डाटा है, एक तो पहले वाली जो ओम्बुड्समैन स्कीम है उनका, साथ ही जो ये 12 नवंबर को लॉन्च की गई थी इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। तो इसमें बताया गया है जो वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स हैं ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत 2021-22 में 9.39% बढ़े हैं यदि हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें। और कितनी कंप्लेंट्स आई हैं? 4,18,184। साथ ही बताया गया इनमें से जो 3,04,496 कंप्लेंट्स हैं इनको RBI ओम्बुड्समैन के जो 22 ऑफिसेज हैं उनके द्वारा हैंडल किया गया है। इसमें भी बताया गया कि सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर इसे चंडीगढ़ में स्टैब्लिश किया गया। इसी रिजर्व बैंक और जो रिजर्व बैंक का जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है इसके तहत ही चंडीगढ़ में सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर को स्थापित किया गया था, हमने पढ़ा था उस वक्त। तो इसमें बताया गया है कि 1,49,419 कंप्लेंट्स इसने हैंडल की, और उनमें से 1,83,552 कंप्लेंट्स को डिस्पोज भी कर चुका है 31 मार्च 2022 के एंड तक। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स किससे संबंधित मिली? तो डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट्स एंड ट्रांजेक्शन से संबंधित सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स मिली है। टोटल कंप्लेंट्स में 42.12% इन्हीं की भरमार रही। यही बताया गया है कि जो रेट ऑफ डिस्पोजल है कंप्लेंट्स का RBI इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत ये इंप्रूव हुआ है, ये 97.97% हो गया 2021-22 में, जबकि पहले कितना था? 96.59% 2020-21 में, जब ये स्कीम तब तक नहीं लाई गई थी। इसमें ये बताया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द मेंटेनेबल कंप्लेंट्स हैं उनको रिजोल्व कर दिया गया म्यूचुअल सेटलमेंट, कंसिलेशन एंड मेडिएशन के थ्रू। 63.63% जो कंप्लेंट्स हैं उनको इस सेटलमेंट करके जो है निपटा दिया गया। Which of the following has become the first online bond platform provider to receive a debt brokerage license from SEBI? निम्नलिखित में से कौन SEBI से ऋण ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, गोल्डन पाई। आपको जानना चाहिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि SEBI, इन्होंने डेट ब्रोकर लाइसेंस प्रोवाइड कराया है बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक फर्म गोल्डन पाई टेक्नोलॉजीज को। इसी के साथ ये जो गोल्डन पाई टेक्नोलॉजीज है ये फर्स्ट ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर बन गया है जिसे इस तरह का डेट ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त हुआ है SEBI से। आपको जानना चाहिए 2017 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये जीरोधा बैक्ड कंपनी है और 100+ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स ये ऑफर करता है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपको बता दें कि लास्ट ईयर SEBI ने ये कहा था कि कोई भी ऐसी कंपनी है जो बॉन्ड्स वगैरह इशू करना चाहती है तो वो ऐसे ही नहीं कर सकती, उसे पहले स्टॉक ब्रोकर का लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
स्टॉक ब्रोकर का जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो प्राप्त करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस तरह की जो बॉन्ड आप ऑफर कर रहे हैं, इस तरह की सर्विसेज आप दे सकते हैं। तो ये डायरेक्शन जारी होने के बाद अब ये पहली कंपनी बन गई है जिस तरह का लाइसेंस मिला है। विच कंपनी हैज साइंड एन MOU विद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट इंडियन स्पेस सेक्टर स्टार्टअप्स। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्रीय स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट है। तो जानिएगा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके तहत इंडियन स्पेस सेक्टर स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाएगा। तो इसरो का किस तरह से यहाँ पर सपोर्ट होगा? जो भी सैटेलाइट डेटा है जो स्टार्टअप्स को चाहिए अपनी अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, जो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो वो डेटा इसरो प्रोवाइड कराएगा। माइक्रोसॉफ्ट क्या प्रोवाइड कराएगा? माइक्रोसॉफ्ट अपनी जो टेक टूल्स हैं उनका फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराएगा इन स्पेस सेक्टर स्टार्टअप्स को। आपको जानना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट हैं अनंत माहेश्वरी। इंडिया सर्विसेज सेक्टर showed a rise to 58.5 in the S&P Global India Services Purchasing Managers Index (PMI) for the month of December. What reading on this index means no change in business activity levels? भारत के सेवा क्षेत्र में दिसंबर के महीने के लिए S&P Global India Services Purchasing Managers Index में 58.5 की वृद्धि दर्ज की गई। इस इंडेक्स पर किस रीडिंग का मतलब है कि व्यावसायिक गतिविधि स्तरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी 50 है। तो आपको जानना चाहिए S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, PMI इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि दिसंबर 2022 में इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है उसमें ग्रोथ देखने के लिए मिली है, और जो ये PMI इंडेक्स है 58.5 हो चुका है, जबकि नवंबर में 56.4 था। आपको बता दें इस इंडेक्स में यदि रीडिंग 50 होती है इसका मतलब होता है कि जो बिजनेस एक्टिविटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, ऊपर तो हमने बात की S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स की, अब बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की, S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI की। तो ये कितना रहा दिसंबर में? 57.8, जबकि नवंबर में 55.7 था। तो ऊपर सर्विसेज की बात की, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात की। बेली सस्पेंशन ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और UT? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो जानेगा जम्मू एंड कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली बेली सस्पेंशन ब्रिज को इनॉग्रेट किया है। चिनाब रिवर पर ये जो है सिचुएटेड है, चिनाब रिवर के ऊपर। कहाँ पर? रामबन डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू डिवीज़न में, और 240 फीट हाई पर है ये, और इसको कंप्लीट किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सुनील बाबू हु पास्ट अवे रिसेंटली बिलोंग्स टू विच फील्ड? सुनील बाबू जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित रहे? सही आंसर ऑप्शन सी फिल्म इंडस्ट्री है। तो आपको जानना चाहिए पॉपुलर बॉलीवुड आर्ट डायरेक्टर सुनील बाबू, इनका हाल ही में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है। केरल से आते थे और कई सारी मलयालम मूवीज में ये कार्य कर चुके हैं, आर्ट डायरेक्टर के तौर पर, प्रोडक्शन डिजाइनर के तौर पर। और अगर हम ऑबिचुरीज की बात करें तो तमिलनाडु में सिटिंग कांग्रेस MLA इरोड ईस्ट से थिरुमगन इवेरा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए वॉल्टर कनिंगम, ये रिटायर्ड नासा एस्ट्रोनॉट रहे और पायलट रहे अपोलो प्रोग्राम में, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 90 की एज में। तो जो अपोलो 7 प्रोग्राम था ये नासा का जो है फर्स्ट क्रूड मिशन था, जो कि मून पर जो ह्यूमन लैंडिंग थी वो ये प्रोग्राम था अपोलो 7 नासा का। तो इसमें जो कनिंगम थे ये ही लास्ट सर्वाइविंग मेंबर रहे थे। इनसे पहले जो दो थे वो वैली श्रीरा और डॉन एसली थे। साथ ही वेटरन जर्नलिस्ट एंड फोटोग्राफर माधुरी बेन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। SBI Funds Management Limited will acquire up to 9.99% of the paid up equity capital of which small finance bank? SBI Funds Management Limited किस लघु वित्त बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी का 9.99% तक अधिग्रहण करेगी? सही आंसर यहाँ ऑप्शन डी रहेगा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाँ, तो जानिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड
को अप्रूव दे दिया है कि आप जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसमें 9.99% की पेड अप इक्विटी कैपिटल एक्वायर कर सकते हैं थ्रू द स्कीम्स ऑफ SBI म्यूचुअल फंड। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो MDNC वासुदेवन PN है, हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। इसी टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। Where is the headquarters of the Dhanlaxmi Bank located? Recently is launched all new retail internet banking services Dhan Delight and Dhan Smart। धनलक्ष्मी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाल ही में इसने नई खुदरा इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं धन डिलाइट और धन स्मार्ट लॉन्च की हैं। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए त्रिशूर केरल। तो जानेगा धनलक्ष्मी बैंक चर्चा में, इसने हाल ही में ऑल न्यू रिटेल इंटरनेट बैंकिंग शुरू की है धन डिलाइट और दूसरा है रिटेल मोबाइल बैंकिंग ऐप धन स्मार्ट। तो दोनों ही का ही मकसद क्या है? कस्टमर्स को एक जो है कंप्लीट जो उनकी बैंकिंग नीड्स हैं वो कवरेज प्रोवाइड कराया जाए। तो इसमें लेटेस्ट UI है यानी कि यूज़र इंटरफेस है और UX यूज़र एक्सपीरियंस कस्टमर को प्रोवाइड कराया जाएगा। अब मैंने ये लाइन इसलिए लिखी है कि जो ये UX लिखा है ना इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, जो कंप्यूटर सेक्शन आता है तो उसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। ऑप्शन में कई सारे रहते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस यूज़र या फिर और कुछ X से बना देंगे, यूज़र जीरोक्स इस तरह से कुछ भी बना देंगे तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है यदि पढ़ा ना हो कि UX का मतलब यूज़र एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है। तो आंसर वही होता है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है UX की फुल फॉर्म, तो याद रखिए यूज़र एक्सपीरियंस। धनलक्ष्मी बैंक की बात करें MDNC OC1 JK है और हेडक्वार्टर्स त्रिशूर केरल में है। इसकी टैगलाइन है तन मन धन। Who won the Best Director Award at New York Film Critics Circle? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है SS राजमौली। तो जानिएगा फिल्म मेकर SS राजमौली, इतने अवार्ड मिल गए हैं, आप जाने गए होंगे, वैसे भी जानते ही होंगे आप इनको। तो RRR मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इनको दिया गया है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स 2022 में। अदर अवार्ड्स की अगर हम बात करें इसमें तो बेस्ट पिक्चर तार को दिया गया है, बेस्ट एक्टर कॉलिन फेरेल और बेस्ट एक्ट्रेस हैं केट ब्लैंचेट। Which bank has got the RBI's approval to appoint Surinder Chawla as its new Chief Executive Officer CEO? सुरिंदर चावला को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने के लिए किस बैंक को RBI की मंजूरी मिली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो जानिएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गया है कि ये सुरिंदर चावला को अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त कर सकते हैं। आपको बता दें मिस्टर सुरिंदर चावला फिलहाल RBL बैंक की जो ब्रांच बैंकिंग है इसके हेड के तौर पर सर्व कर रहे हैं, कार्यरत हैं। पेमेंट पेटीएम बैंक के जो CEO रहे सतीश कुमार गुप्ता, ये अक्टूबर 2022 में रिटायर हो गए थे। उसके बाद से दीपेंद्र सिंह राठौर इसके इंटरिम CEO के तौर पर कार्य कर रहे हैं। इस जो ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक इसके बारे में आपको जानना चाहिए। जो पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, इनके 51% स्टेक हैं और जो बाकी के स्टेक हैं ये 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के पास है। Sania Mirza has announced her retirement from professional tennis, in which year she became the first Indian to win a WTA singles title. सानिया मिर्जा ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस वर्ष WTA एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए 2005। तो जानेगा सानिया मिर्जा ने कंफर्म कर दिया है कि वो प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट ले रही हैं और फरवरी में दुबई में जो WTA 1000 इवेंट होने वाला है उसके दौरान ये रिटायर हो जाएंगी। WTA का मतलब होता है वीमेंस टेनिस एसोसिएशन। साथ ही आपको बता दें ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी ये खेलने वाली हैं इसी जनवरी में। विमेंस डबल खेलेंगी ये, कजाकिस्तान की इनकी पार्टनर रहेंगी एना डेनिलीना। अच्छा, अब बात करते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में। तो ये डबल्स वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी हैं। इन्होंने 6 मेजर टाइटल्स जीते हैं अपने इस कैरियर में। 3 तो है विमेंस डबल और 3 है मिक्स्ड डबल। आपको बता दें ये फर्स्ट इंडियन बनी जिन्होंने विमेन टेनिस एसोसिएशन सिंगल्स टाइटल जीता, जब इन्होंने हैदराबाद ओपन जीता था 2005 में। आपको बता दें 2007 में ये टॉप 30 में भी आ गई थी और अपने कैरियर की हाईएस्ट रैंकिंग इन्होंने 27 प्राप्त की। अच्छा, अब सबसे पहला जो इन्होंने डबल्स टाइटल जीता था, मिक्स डबल टाइटल, ये 2009 में जीता था मोहेश भूपति के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल टाइटल जीत के। उसके बाद फिर से इन्होंने भूपति के साथ जीता 2012 में फ्रेंच ओपन
और फिर उन्होंने जो अपना थर्ड मिक्स डबल टाइटल जीता ये 2014 में यूएस ओपन जीता ब्रूनो सोर्स के साथ मिलकर, ब्राज़ील के प्लेयर रहे। अब बात करते हैं जो इन्होंने विमेंस डबल्स जो जीते, बैक टू बैक 3 टाइटल उन्होंने जीते। 2015 में उनकी पार्टनर रही स्विस लीजेंड मार्टिना हिंगिस। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, संयम मेहरा। तो जानेगा ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल GJC, इन्होंने संयम मेहरा को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है और राकेश रोकड़े को अपना वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है 2023-24 के लिए। जो संयम है ये आशीष पे थे, इनको सक्सीड कर रहे हैं। Which was the best performing airport according to On Time Performance Review 2022 published by Cirium? Cirium द्वारा प्रकाशित ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू 2022 के अनुसार सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला हवाई अड्डा कौन सा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, हैनेडा एयरपोर्ट, जापान। तो जानिएगा यहाँ पर एक जो ये एविएशन एनालिटिक्स फर्म है सीरियम, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। उसमें बताया है कि एयरपोर्ट्स के बारे में कि टॉप 10 ऑन टाइम एयरपोर्ट्स कौन रहे हैं ग्लोबली, यानी कि ऑन टाइम अराइवल, ऑन टाइम डिपार्चर जहाँ से रहा है सबसे अच्छा। तो बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इसमें टॉप 10 में है। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की, इसका नाम है ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू 2022। इसमें कहा गया है जो बेंगलुरु का एयरपोर्ट है ये सेकेंड बेस्ट एयरपोर्ट रहा है ग्लोबली 2022 में, अगर हम बात करें ऑन टाइम अराइवल्स एंड डिपार्चर्स की। वहीं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ये 7th पोजीशन पर रहा है और मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये 11वें नंबर पर रहा है। और पहले नंबर पर रहा जापान का हैनेडा एयरपोर्ट। बात करें एयरलाइन की एशिया पैसिफिक रीजन में, तो इंडिगो ये 5th पोजीशन पर रही है और एयर एशिया 6th पोजीशन पर रही है। और टॉप की एयरलाइन कौन रही? यूएस की डेल्टा एयरलाइंस बेस्ट परफॉर्मिंग एयरलाइन रही है ग्लोबली। इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंक्लूसिविटी पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी बिगन इन विच स्टेट? भारत में अपने प्रकार का पहला समावेश महोत्सव पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी की शुरुआत किस राज्य में हुई? सही आंसर ऑप्शन ए गोवा है। तो आपको जानना चाहिए पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, इसकी शुरुआत हुई है गोवा में। तो ये गोवा स्टेट कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया गोवा डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड इंटरमेंट सोसाइटी के साथ मिलकर। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो है डिसेबल पीपल से संबंधित रही, जो डिसेबिलिटी है किस तरह से जो डिसेबल पीपल है उनका साथ दिया जाना चाहिए, उनको समाज में साथ लेकर चलना चाहिए, उससे संबंधित ये फेस्ट रहा है। तो इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है ये चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर जो प्रमोद सावंत हैं ये इसमें मौजूद रहे। साथ ही मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने इस फंक्शन की जो है अध्यक्षता की है। तो जैसा कि देख भी सकते हैं, द फेस्टिवल एम्स टू शोकेस हाउ वी कैन कम टुगेदर टू क्रिएट अ वेलकमिंग एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर एवरीवन। सबको साथ लेकर चलने वाला वर्ल्ड हम बनाएं, जो डिसेबल पीपल है उनको भी साथ लेकर चलें। तो इसी संबंधित जो ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, तो ये यहाँ पर जो संबोधन देते हैं उसमें इन्होंने ये भी पॉइंट लिखा कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट ये 2016 में हमने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये मैं फिर से आपको इसलिए यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था। आंसर होगा 2016। तो ये क्वेश्चन तो कभी पूछा जा सकता है, चाहे 2022 हो, 23 हो, 24 हो, कभी पूछा जा सकता है। When was the master direction on KYC came into effect? अपने ग्राहक को जानिए मास्टर निर्देश कब लागू हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 2016। अब ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो फ्रेश KYC प्रोसेस है वो या तो आप बैंक ब्रांच विजिट करके कर सकते हैं या फिर घर बैठे ही वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस VCIP, ये फुल फॉर्म इसकी याद रखिएगा, VCIP की वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। और ये फैसला RBI ने किसके तहत दिया है? जो सेक्शन 18 ऑफ द मास्टर डायरेक्शन ऑन KYC है, इसके तहत। इसमें बताया गया है जैसे यदि आपके KYC में कोई चेंज नहीं है
तो आप केवल एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं, उसको KYC के समतुल्य ही माना जाएगा। ठीक है, यदि आप एड्रेस वगैरह चेंज नहीं करना चाहते, कोई चेंज नहीं है उसमें, तो आप केवल सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं। कस्टमर अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ATMs, डिजिटल चैनल्स जो हैं, लेटर्स ETC, तो इन सभी का यूज़ करके अपना KYC कर सकता है बिना बैंक ब्रांच गए हुए। आपको बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नो योर कस्टमर डायरेक्शंस ये 2016 में लागू हुई थी, मास्टर डायरेक्शंस। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ बिस्लेरी इंटरनेशनल? आंसर इज रमेश जे चौहान। BSNL will launch high-speed 5G services by April 2024. Which country's president is Rumen Georgiev Radev, Bulgaria? Which insurer has launched iTerm Prime Insurance Plan, Aegon Life Insurance? Which insurer has launched Emerging Opportunity Fund, Tata AIA Life Insurance? Dabur India has completed the acquisition of 51% stake in Badshah Masala. 48th meeting of the GST Council has recommended GST change on ethyl alcohol supplied to refineries for blending with motor spirit petrol from 18% to 5%. India International Jewelry Show and India Gem and Jewelry Machinery Expo was inaugurated in Bombay Exhibition Center, Mumbai. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। Which city will host G20 Foreign Ministers Meet in March 2023? Statue of Australia's former women's captain unveiled at Sydney Cricket Ground. आपको इनका नाम बताना है, कौन है ये? Prime Minister Narendra Modi chaired the second National Conference of Chief Secretaries in which city? Which state has topped across the country with average monthly income per agriculture household? Which state or UT plans to start hydrotourism in collaboration with National Hydroelectric Power Corporation NHPC? According to the Ministry of Culture report titled Issues Relating to Untraceable Monuments and Protection of Monuments in India, of India's 3,693 centrally protected monuments have gone missing. तो 3,693 जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें से कितनी मिसिंग हैं ये आपको बताना है। A bird survey conducted at the Silent Valley National Park identified 141 species, of which 17 were new. So far, 175 species of birds have been spotted in Silent Valley. Where is it located? तो Silent Valley National Park कहाँ लोकेट है ये आपको बताना है। ये स्टैटिक क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट पूछ ले जाता है। तो कोशिश कीजिएगा इन सातों क्वेश्चंस के आंसर आप दें। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।